नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और रोमांचक उपन्यास भूखा शेर पार्ट 2। नोट छीनने और तुम लोगों की हत्या करने के लिए, उसने थरथराते स्वर में कहा। हत्या क्यों? हम नहीं जानते। जो हमें कहा गया हम वही करने जा रहे थे। किसने कहा? पठानिया ने। हम पठानिया के नीचे काम करते हैं। यह सब करना हमारा पेशा है। जुआ घर से जो जीत कर निकलता है उसके साथ तुम लोग ऐसा ही करते हो? नहीं, परंतु पठानियों को जिस पर गुस्सा आ जाए उसके साथ वह ऐसा ही करता है। तुमने मुझ पर गोली क्यों नहीं चलाई? मैं इन कामों में सिर्फ ड्राइवर का काम करता हूँ क्योंकि मैं ड्राइविंग में एक्सपर्ट हूँ, किंतु रिवॉल्वर जैसी चीज जेब में रखना या इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। ब्रीफकेस खाली करके लाओ। क्यों? जगमोहन अचकचाया। जो मैंने कहा है फौरन करो। देवराज चौहान सख्त हो गया। जगमोहन ब्रीफकेस थामे अपनी कार तक गया और कुछ ही पलों में वापस आ गया। खाली है, जगमोहन ने ब्रीफकेस आगे बढ़ाते हुए कहा। देवराज चौहान ने उस व्यक्ति को देखा। ब्रीफकेस थामो। उसने फौरन जगमोहन के हाथों से ब्रीफकेस थाम लिया। वापस जाकर पठानिया को दे देना, कहना ब्रीफकेस देने का शुक्रिया, रख लो, दोबारा जरूरत पड़ी तो हम फिर लेंगे। देवराज चौहान ने खतरनाक लहजे में कहा। भय की मूर्ति बना वह व्यक्ति सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। देवराज चौहान ने तर्जनी उंगली में रिवॉल्वर घुमाई और उसे वापस अपनी जेब में डालकर कार की तरफ बढ़ गया। करीब पहुंचकर वह कार में प्रविष्ट हुआ और भीतर बैठते हुए दरवाजा बंद कर लिया। जगमोहन दूसरी तरफ से बगल में बैठा। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। कार की पिछली सीट पर बिखरे नोट और गड्डियां पड़ी थी। ब्रीफकेस थामे हुए व्यक्ति खौफ से भरा अभी तक अपनी जगह पर खड़ा था। शायद उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि उसे जिंदा छोड़ दिया गया है। देवराज चौहान और जगमोहन 3 स्टार होटल में बुक अपने कमरे में पहुंचे। रात का करीब 1 बज रहा था। देवराज चौहान नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया, जबकि जगमोहन ने बेड पर बिछी बेडशीट उठाई और उसका गोला बनाकर बगल में दबाने के पश्चात कमरे से बाहर निकल गया। 10 मिनट पश्चात जब वापस लौटा तो चादर की छोटी सी गठरी में नोट और गड्डियां मौजूद थी, जो उसने कार की पिछली सीट पर डाल दी थी। जगमोहन ने नोटों को संभाल कर रखा और चादर को पुनः बेड पर बिछाने लगा। तभी देवराज चौहान नहाने के पश्चात बाथरूम से निकला। उसके बदन पर नाइट सूट था। यह क्या कर रहे हो? आगे बढ़कर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। चादर बिछा रहा हूँ। उठाई क्यों थी? कार में मौजूद नोट छिपाकर यहाँ लाने के लिए, जगमोहन ने जवाब दिया। कहाँ रखे हैं नोट? संभाल कर रख दिए हैं, जगमोहन ने लापरवाही से कहा। फिर चादर बिछाने के पश्चात बोला, मैं भी नहा लूं, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। 10 मिनट पश्चात जगमोहन नहा धोकर कुर्ते पजामे में मौजूद था। दोनों आमने सामने कुर्सियों पर बैठे थे। देवराज चौहान गहरी सोच में डूबा था। हम नाइट रेस्टोरेंट के आर्म्स प्रूफ कमरे की बातें कर रहे थे। जगमोहन ने खामोशी तोड़ी। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखकर हौले से सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे ख्याल में वह आर्म्स प्रूफ कमरा खास तौर से दूसरे काम के लिए बनाया गया है, ना कि जुआ घर की कैश रकम रखने के लिए, जगमोहन सिर हिलाकर बोला। दिखावे के तौर पर जुआ घर की रकम वहां अवश्य रखी जाएगी, जैसा कि पठानिया बता रहा था, परंतु उस कमरे का असली इस्तेमाल तो दूसरे काम के लिए होगा, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। जगमोहन ने सोच भरी मुद्रा में सिर हिलाया, फिर कह उठा, मुझे पूरे तौर पर मामला समझाओ। अभी तक तुमने स्पष्ट नहीं बताया कि तुम्हारे दिमाग में असल बात क्या है। तुमने कहा था पहले उस कमरे के बारे में तस्दीक कर लूं कि वास्तव में बन चुका है या खबर गलत है, उसके बाद ही सारी बात बताऊंगा। जगमोहन की निगाहें देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया, फिर धीमे स्वर में कह उठा, कल जयंत कुमार मिला था। जयंत कुमार? हाँ, पुरानी पहचान वाला है। गैर कानूनी कामों में लिप्त रहता है और नोट पाने के लिए तड़पना उसकी आदत में शुमार है। मिलने पर मेरे साथ बैठा, चाय पी। उसका इरादा मेरे साथ मिलकर कोई मोटा हाथ मारने का था, परंतु मैंने कहा कि हाथ मारने की कोई जगह मेरी नज़र में नहीं है। इस पर सोचकर बोला कि एक खबर उसके पास है, परंतु फाइनल तस्दीक करना बाकी है। जगमोहन की निगाहें देवराज चौहान के चेहरे पर टिकी थी। तब जयंत कुमार ने बताया कि नाइट रेस्टोरेंट के गैर कानूनी जुआ घर में आर्म्स प्रूफ साउंड प्रूफ का ऐसा कमरा बनाया गया है जो लोहे से कहीं ज़्यादा मजबूत है। बीच में और भी कई तरह के कंट्रोलिंग सिस्टम है। हालांकि यह खबर अभी आम नहीं है, परंतु जयंत कुमार जैसे इंसान के लिए ऐसी खबर को पाना कोई कठिन काम भी नहीं है। यूं तो कहा जा रहा है कि जुआ घर की मोटी रकमें वहां रखी जाएंगी, क्योंकि जुआ घर में रात का इतना कैश हो जाता है कि उसके लूटे जाने का खतरा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है।
परंतु इस काम के लिए इतने ज़्यादा पैसे लगाकर ऐसा कमरा बनवाना समझ से बाहर की बात है, जबकि कम पैसों में भी सुरक्षित कमरा बनाया जा सकता था। कहकर क्षण भर के लिए देवराज चौहान ठिठका और कश लिया। जगमोहन ने पहलू बदला। इस कमरे के बारे में जयंत कुमार ने अपने कुछ अलग ही विचार जाहिर किए। क्या? दीवान चंद बागले और अमर सिंह डाबर, यह दो बड़े दादे हैं अजमेर अंडरवर्ल्ड के। बड़े से बड़ा गैर कानूनी काम इनके इशारे पर होता है। जो यह चाहते हैं वही होता है। पुलिस में इनका खौफ इतना ज़्यादा है कि कभी कभार यह अपने कामों में पुलिस वालों को भी इस्तेमाल करते हैं और चाहते हुए भी पुलिस वाले इनकार नहीं कर पाते। जब जब भी ऐसी नौबत आई, उस पुलिस वाले के साथ साथ उसके सारे परिवार को भी वह दोनों खतरनाक आदमी खत्म कर देते हैं। ऐसे में इनकी बात को इनकार करके कौन अपनी और अपने परिवार की जान गंवाना चाहेगा। यह भी ठीक है, इन दोनों का मुकाबला भी कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि यह दोनों इकट्ठे हैं, मिलकर काम करते हैं। अंडरवर्ल्ड पर इन दोनों ने अपने पंजे गड़ा रखे हैं। इनके पास खतरनाक से खतरनाक आदमियों की फौज है, हत्यारे हैं। ऐसे ऐसे कमांडोज हैं कि जो हर समय जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। यह सब बातें जयंत कुमार ने तुम्हें बताई? जगमोहन बोला। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। शहर में 80% अवैध धंधे इन्हीं दोनों के हैं, जिनमें से एक नाइट रेस्टोरेंट भी है, जहां से हम अभी होकर आ रहे हैं। मैं सिर्फ डाबर और बागले को लेकर वही बात कर रहा हूँ जो हमारे काम की है। जयंत कुमार का कहना है कि बागले और डाबर ड्रग्स के धंधे के सरताज हैं। मादक पदार्थों से यह दोनों बहुत मोटा नावा पीट रहे हैं। यह दोनों यहाँ से ड्रग्स खरीदते हैं, एकदम कैश पैसे देकर खरीदते हैं, चाहे वह पैसा सोने की शक्ल में हो। ऐसा करने पर माल उन्हें और भी सस्ता मिलता है। आगे वह अपने भाव में बेचते हैं, जिससे डाबर और बागले मोटा मुनाफा कमा जाते हैं। और जुआ घर का यह सुरक्षित कमरा इसलिए बनाया गया है कि कभी कभी ड्रग्स की खेप आने में 2-3 दिन की देरी हो जाती है और ड्रग्स की कीमत के रूप में रखा सोना या कैश संभालने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो भी हो, इस बात का खतरा तो लगा ही रहता है कि उस पैसे के कारण कोई मुसीबत खड़ी ना हो, क्योंकि उसे संभालने के लिए कोई ठोस सुरक्षित स्थान उनके पास नहीं था। इसी कारण जुआ घर का पैसा रखने की आड़ लेकर वह अभेद कमरा बनाया, ताकि उसमें वक्ती जरूरत पड़ने पर मोटी से मोटी दौलत भी सुरक्षित रखी जा सके। कहकर देवराज चौहान रुका। डाबर और बागले एक बार में कितनी कीमत की ड्रग्स की खेप खरीदते हैं? 25 से 50 करोड़ की रकम तक। ओह! जगमोहन के होठों से गहरी सांस निकल गई। मोटी रकम है, तभी तो मेरी दिलचस्पी इस काम में पैदा हुई है। परसों से वह लोग जुआ घर का पैसा रखने के लिए उस कमरे का इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं। हाँ, पठानिया ने यही कहा था। एक बात समझ में नहीं आ रही, जगमोहन बोला। क्या? डाबर और बागले जैसे इंसान को ऐसा कमरा बनाने की आवश्यकता थी तो कहीं भी बना लेते। इसमें जुआ घर की आड़ का बहाना बनाकर कमरा बनाने की क्या जरूरत थी? देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट नाच उठी। सीधी सी बात है, अगर ऐसे कमरे का निर्माण प्राइवेट तौर पर होता तो हर कोई सोचता कि शायद इसमें बहुत ही कीमती चीज रखी गई है। हर किसी के दिमाग पर कमरा घूमता रहता और हौसलेमंद इंसान उस कमरे के भीतर रखे माल को लूटने की चेष्टा भी करते। बेशक उस समय वह कमरा खाली ही होता है। अब यह कमरा सबकी निगाहों में आ जाएगा कि यहाँ पर जुआ घर का पैसा रखकर जुआ खेलने के लिए टोकन बांटे जाते हैं और जुआ घर बंद होने के समय खेलने वाले टोकन देकर अपना पैसा वापस ले जाते हैं। मतलब कि इस कमरे में तब तक ही दौलत रहती है जब तक कि जुआ घर खुला रहता है। ऐसे में शायद ही कोई लूटने की चेष्टा करे जुआ घर के पैसे को, क्योंकि एक तो जुआ घर का सारा हॉल सैकड़ों आदमियों से भरा पड़ा होगा, सिक्योरिटी का इंतजाम होगा और ऊपर से वह कमरा आर्म्स प्रूफ सुरक्षित साजो सामान के साथ है। और जुआ घर के बंद होने के बाद तो कोई भी उसे लूटने की चेष्टा नहीं करेगा। तब सबकी निगाहों में वह कमरा बिना दौलत का होगा, और अगर उसमें दौलत होगी भी तो इतनी कि भारी खतरा उठाकर उसे पाने की चेष्टा करना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ भी नहीं होगा। और यह बात तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकेगा कि डाबर और बागले ने वहाँ करोड़ों रुपया रख छोड़ा है, जो कि लुटेरों की निगाहों में भी सुरक्षित है और उस कमरे की वजह से भी सुरक्षित है। जगमोहन के होठ सिकुड़ गए। सालों की योजना अच्छी है, लेकिन यह सब बातें जयंत कुमार को कैसे मालूम हुई? मैंने पूछा नहीं, पूछने की नौबत नहीं आई, क्योंकि पहले मैं उस कमरे के बारे में तस्दीक कर लेना चाहता था। इसी कारण तो वहां मुझे खेलने जाना पड़ा। अब कल सुबह जयंत कुमार से फोन पर बात होगी। तुमने उसे बता दिया कि हम कहाँ रह रहे हैं? जगमोहन ने एकाएक पूछा। नहीं, मैंने उसे फ़ोन करवाया है। वह अपने दोस्त की ट्रैवलिंग एजेंसी में मेरे फ़ोन के इंतज़ार में मौजूद रहेगा। दिन के 12 बजे तक किसी भी समय उसे फ़ोन करना है। देवराज चौहान ने सिगरेट ऐश ट्रे में डाल दी।
जगमोहन सोच भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। और अगर सारा मामला जम गया तो तुम क्या करोगे? जगमोहन ने पूछा। इस अभेद कमरे में जब बागले और डाबर करोड़ों की दौलत रखेंगे तो उस दौलत पर हाथ साफ किया जाएगा। देवराज चौहान के शब्दों में दृढ़ता की झलक भरी पड़ी थी और मोटी रकम आने की सोचकर जगमोहन की आंखों में चमक भर आई थी। अगले दिन देवराज चौहान ने 11 बजे जयंत कुमार को फोन किया। रिसीवर उठाने वाला खुद जयंत कुमार ही था। हेलो जयंत, उसकी आवाज देवराज चौहान ने पहचान ली थी। शुक्र है तुमने फोन तो किया, मुझे तो लगने लगा था जैसे तुम्हारा फोन आएगा ही नहीं। अभी 11 बजे हैं, जो वक्त हम में तय हुआ था उस हिसाब से फोन करने में अभी 1 घंटा और बाकी है। वह तो मुझे भी मालूम है। जयंत कुमार का गहरी सांस लेने का स्वर सुनाई दिया। बस यूं ही मन में इधर उधर के ख्याल आ रहे थे। जो मैंने बताया था उसका क्या हुआ? क्या होना था? मेरा मतलब है तुमने कहा कल इस बारे में बात करूंगा, तभी तो फोन किया है तुमने। भूल गए? नहीं, मुझे सब याद है। इस समय कहाँ हो? जयंत कुमार ने बताया। कहाँ मिलोगे? मेरे घर पर ही आ जाओ। घर पर? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, क्यों? तुम जैसों के घर में पुलिस का खतरा बना रहता है, कहीं बेकार में। चिंता मत करो। जयंत कुमार की हंसी भरी आवाज आई। ऐसा आज तक मेरे घर में नहीं हुआ। बैठकर हम अच्छी तरह बात कर लेंगे। अभी आ रहे हो? हाँ, चलने की सोच रहा हूँ। अपने घर का पता बता दो। जयंत कुमार ने पता बताया तो देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। तुम भी साथ चलो, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। जयंत कुमार के पास? हाँ, बातें तुम्हारे सामने होंगी और उससे मुलाकात भी कर लेना, देवराज चौहान के सोच भरे स्वर में कहा। हो सकता है यह मुलाकातें लंबे सिलसिले के रूप में चले। जगमोहन के होठों पर मुस्कुराहट बिखरती चली गई। मतलब कि तुमने बागले और डाबर पर हाथ मारने का पक्का इरादा बना लिया है? इरादा तो है, देवराज चौहान ने सिर हिलाया, परंतु यह काम इतना आसान नहीं है। वह आर्म्स प्रूफ कमरा सिर्फ दौलत रखने के इरादे से बनाया गया है, तो उसकी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी होंगे। जवाब में जगमोहन सिर्फ गहरी सांस लेकर रह गया। जयंत कुमार 45 बरस का सेहतमंद व्यक्ति था। उसकी आंखें स्पष्ट बता रही थी कि वह पीने का खास आदी है, परंतु चेहरे मोहरे से वह चालाक और क्रूर नजर आता था। मुस्कुराहट कठिनता से ही उसके चेहरे पर रहती थी, अन्यथा वह धीर गंभीर ही था। जयंत कुमार ने छोटा सा किंतु खूबसूरत घर बना रखा था। अकेला था, शादी नहीं की, परंतु घर की सजावट और सफाई का वह भरपूर ध्यान रखता था। खुद ही सब काम करता था। धंधा उसका चोरी, डकैती, कत्ल, मारधाड़ का था। दोनों काम का कहीं से भी मेल नहीं था। इस समय देवराज चौहान और जगमोहन जयंत कुमार के घर में उसके खूबसूरत ड्राइंग रूम में बैठे थे। कई पल पूर्व ही वह वहां पहुंचे और जयंत कुमार खुद किचन में था। 5 मिनट बाद जब वापस आया तो छोटी सी ट्रे में चाय के 3 गिलास मौजूद थे। उसकी ट्रे और बर्तन भी खूबसूरत थे। स्पष्ट था कि हर मामले में वह सफाई पसंद था। बैठने के पश्चात पहली बार उसने जगमोहन को ध्यानपूर्वक देखा, जबकि जगमोहन निगाहों निगाहों में उसे तोलने की चेष्टा में व्यस्त था। तुमने पूछा नहीं कि यह कौन है? देवराज चौहान ने जगमोहन की तरफ इशारा किया। तुम साथ लाए हो तो ठीक आदमी ही होगा। मेरे पूछने की जरूरत ही कहाँ बचती है। जगमोहन के चेहरे पर निगाह डालकर जयंत कुमार ने चाय का घूंट भरा। फिर भी बता देना जरूरी है, यह जगमोहन है। तभी जयंत कुमार बोल गया। मैंने इसे पहचाना नहीं था। कई पलों तक उनके बीच खामोशी रही। देवराज चौहान और जगमोहन भी गिलास उठाकर चाय का घूंट भरने लगे। मैंने कल तुम्हें कुछ बताया था, जयंत कुमार ने खामोशी तोड़ी। नाइट रेस्टोरेंट वाली बात? हाँ। तुम्हें उस आर्म्स प्रूफ कमरे के बारे में कैसे पता चला? अपना तो काम ही ऐसी बातों पर नजर रखना है, जयंत कुमार ने सिर हिलाया। अगर हम समझदारी से चलें तो एक ही झटके में मोटा माल हासिल कर सकते हैं। देवराज चौहान के चेहरे पर व्यंग के भाव उभरे। एक ही झटके में? हाँ, एक ही झटके में हम खल्लास भी हो सकते हैं, देवराज चौहान ने कहा। तुम उस कमरे में मौजूद होने वाली रकम के बारे में सोच रहे हो, लेकिन उसकी सुरक्षा के इंतजामों के बारे में नहीं सोच रहे हो। सुरक्षा के इंतजाम? आर्म्स प्रूफ कमरा है, और क्या होगा? हमें किसी तरह यह देखना है हम उसके भीतर किस तरह कम खतरे से गुजरकर पहुंच सकते हैं, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। वह आर्म्स प्रूफ कमरा अवश्य है, परंतु उन लोगों ने भी यह सोचा होगा कि कोई किसी तरह भीतर पहुंच जाए तो क्या होगा। इस बात का भी कुछ इंतजाम अवश्य किया होगा। कैसा इंतजाम? यही तो जानना है जिसकी तुम्हें खबर नहीं। तुम नाइट रेस्टोरेंट का चक्कर लगा कर आना। कल लगा आया था। कल? हाँ, पठानिया से मुलाकात हुई थी। उसने बातों बातों में उस आर्म्स प्रूफ कमरे का जिक्र किया था। हैरानी है,
जयंत कुमार ने कंधे उचकाए। पठानिया तो किसी से फालतू बात करना भी पसंद नहीं करता। वह मेरे साथ ताश भी खेला था। करीब 1.5-2 लाख हारा है पठानिया। ओह! जयंत कुमार ने हैरानी से उसे देखा। वह इतनी बड़ी रकम हार गया, जबकि पठानिया के हिस्से में हार नहीं है। वह तो जीत कर ही रहता है। लेकिन कल वह हारा, देवराज चौहान ने कश लेकर कहा। जयंत कुमार सिर हिलाकर रह गया। तो इस काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? यह काम हम मिलकर करेंगे। जयंत कुमार के चेहरे पर राहत के भाव नाच उठे। मुझे यकीन है कि हम कामयाब भी होकर रहेंगे, जयंत कुमार ने विश्वास भरे स्वर में कहा। रास्ते की अभी खबर नहीं और बात कामयाबी की कर रहे हो, जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। क्या मतलब? प्रोग्राम तो बना लिया, परंतु रास्ते का पता नहीं, काम कैसे होगा नहीं मालूम। सबसे पहले उस कमरे को और कमरे की स्थिति को देखना चाहिए। वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में मालूम होना चाहिए कि उस कमरे का इस्तेमाल होते ही वहाँ की सुरक्षा के क्या तगड़े प्रबंध किए गए हैं। इन सब बातों को जानने के बाद ही सोचना चाहिए कि यह काम किया जाए या नहीं। किया जाए तो कैसे, रास्ते में क्या क्या रुकावटें आती हैं। कुछ भी करने से पहले इन बातों पर गौर करना होगा। और यह भी तो हो सकता है कि बागले और डाबर जिस दिन मादक पदार्थों की कीमत की रकम वहां रखें, उस दिन सुरक्षा के प्रबंध वह लोग और भी तगड़े कर दें। जयंत कुमार ने होठ सिकोड़कर फौरन सिर हिलाया। ठीक कहते हो तुम, हमें हर तरफ ध्यान देकर ही आगे बढ़ना है। जयंत कुमार ने देवराज चौहान को देखा। तुम इस बारे में क्या कहते हो? मेरा भी यही ख्याल है कि पहले हर तरफ निगाह डाल ली जाए, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। और सबसे पहले उस कमरे को देखना जरूरी है। तुम जानते हो वह कमरा किस तरफ है? जयंत कुमार ने कमरे की स्थिति समझाई। मैं आज ही कोशिश करूंगा कि कमरे पर निगाह डाल सकूं। आज? आज की क्या जरूरत है? कल तो वहां पहुंचने का रास्ता आम हो जाएगा। हर कोई खेलने वाला वहां जाएगा और कैश देकर टोकन हासिल करके जुआ घर में खेलेगा। ठीक कहते हो तुम, परंतु कल से वहां की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तब अच्छी तरह वहां का जायजा रहना ठीक हो जाएगा। और आज तो शायद वहां सिक्योरिटी के तौर पर एक बंदा भी ना हो। हाँ, यह बात भी ठीक है, जयंत कुमार ने कहा। तुम अपने तौर पर देखो और मैं अपने तौर पर। मेरे ख्याल में हम 2-3 दिन में किसी नतीजे पर पहुंचकर इस बारे में प्रोग्राम पक्का करेंगे। मेरा भी यही ख्याल है। मैं 3-4 दिन में तुमसे फिर मिलूंगा। मुझे अपना पता बता दो, मैं आ जाऊंगा। जयंत कुमार बोला। मैं खुद ही आ जाऊंगा। मर्जी तुम्हारी, परंतु पठानिया के फेर में न पड़ना। वह बहुत खतरनाक आदमी है और बागले डाबर का मुंह लगा है। उस पर भरोसा करना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। पठानिया को पहचान चुका हूं मैं, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। जयंत कुमार ने देवराज चौहान के स्वर के भावों को महसूस करके उसकी आंखों में देखा। कल रात किसी ने पठानिया के खास 4 खतरनाक आदमियों को शूट कर दिया, खुली सड़क पर। जयंत कुमार के शब्दों पर देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव उभरे। हाँ, पठानिया अपनी हारी रकम हासिल करके हम दोनों को शूट करने का इरादा रखता था। उनमें से एक मेरे हाथों मरा, जगमोहन बोला। बाकी 3 इसके। ओह, तुम्हारा तो पठानिया से रगड़ा पैदा हो गया है। ऐसे में तुम आज वहां कैसे जाओगे? यह देखना मेरा काम है। देवराज चौहान का लहजा खतरनाक हो उठा। देवराज चौहान जब नाइट रेस्टोरेंट में पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। आज वह रिसेप्शन पर नहीं रुका। कल के रास्तों पर बढ़ता हुआ जुआ घर के हॉल तक पहुंचा। जुआ घर लगभग खचाखच भरा पड़ा था। सेठ से लेकर बदमाश तक वहां पत्तों में व्यस्त थे। देवराज चौहान ने खड़े होकर सिगरेट सुलगाई और तसल्ली भरी निगाह जुआ घर में डाली। हल्के शोर शराबे के साथ माहौल जमा था। कल की अपेक्षा आज टेबलों पर नोटों का ढेर कुछ ज्यादा ही था। वेटर विस्की बियर के ऑर्डर को सर्व करने में व्यस्त था। देवराज चौहान आगे बढ़ा और लंबी टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। वेटर आया। कल की भांति देवराज चौहान ने बियर का ही ऑर्डर किया। उसकी निगाहें हॉल में घूम रही थी। तलाश थी पठानिया की, परंतु आज वह कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वेटर बियर सर्व कर गया। घूंट भरने के साथ साथ देवराज चौहान ने सिगरेट भी सुलगा ली। मग समाप्त करके 15 मिनट के पश्चात वह उठा और यूं ही वक्त बिताने के इरादे से ताश खेलते लोगों के गिर्द टेबलों के पास चक्कर लगाने लगा। अब रह रहकर उसकी निगाह उस गैलरी में जा रही थी जिसके बारे में जयंत कुमार ने बताया था कि उस गैलरी में आगे जाकर ही वह आर्म प्रूफ कमरा बनाया गया है। 4 फुट की चौड़ी गैलरी के किनारे पर किसी तरह का कोई पहरा नजर नहीं आ रहा था, परंतु देवराज चौहान जानता था कि कल से उस कमरे का इस्तेमाल शुरू होते ही कदम कदम पर तगड़ा पहरा होगा। आर्म्स रूम की तरफ जाने वाले को अच्छी तरह चुपती निगाहों से देखा जाएगा और जरा सा भी किसी व्यक्ति पर शक होते ही उसे पकड़कर बाहर कर दिया जाएगा।
देवराज चौहान ने चोर निगाहों से जुआ घर में सिक्योरिटी के नाते फैले उन 6 दादाओं पर निगाह डाली, जो रिवॉल्वरों को जेबों में ठूसे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। किसी की भी तवज्जो उस तरफ नहीं थी। देवराज चौहान ने गैलरी की तरफ जाने का इरादा बना लिया। इसमें खतरा तो था ही, किसी की भी निगाह उस पर पड़ सकती थी और कोई भी फसाद खड़ा हो सकता था। परंतु यह सब खतरा तो उठाना ही था, बल्कि जो काम करने का इरादा उसने बनाया था, खतरों से भरे कामों में से यह पहला कदम था देवराज चौहान का। देवराज चौहान ने एक बार फिर हर तरफ निगाह डाली। सब कुछ ठीक ठाक देखकर टेबलों के बीच में से गुजरते हुए लापरवाही से गैलरी की दिशा की तरफ बढ़ा। अभी सिर्फ 2 कदम ही उठाए होंगे उसने कि कंधे पर किसी का हाथ आ टिका। देवराज चौहान ठिठका, पलटा, देखा। उसके पीछे पठानिया मौजूद था, चेहरे पर शांत भाव लिए। निगाहें मिलते ही देवराज चौहान मुस्कुराया। ओह, हेलो। मैं तो सोच रहा था कि आज तुमसे मुलाकात होगी ही नहीं, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? पठानिया की आवाज में जरा भी टेढ़ापन नहीं था। क्योंकि तुम कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। आज दिन भर मैं व्यस्त रहा। उसके कंधे से पठानिया हाथ हटाकर बोला। अभी पहुंचा ही था कि तुम पर निगाह पड़ गई। आओ बैठते हैं, खेलने वालों के बीच खड़े होना ठीक नहीं। देवराज चौहान ने फौरन सहमति में सिर हिलाया। दोनों वहां से आगे बढ़ गए। पठानिया के सामान्य रुख से देवराज चौहान स्पष्ट समझ रहा था कि पठानिया कोई चक्कर चलाने की फेर में है, वरना पठानिया को तो आज उसे देखकर क्रोध से आग बबूला हो जाना चाहिए था, क्योंकि कल उसने 2 लाख कैश और उसके 4 आदमियों को शूट कर दिया था। देवराज चौहान के बढ़ते कदमों का रुख लंबी टेबल की तरफ देखकर पठानिया बोला, यहाँ नहीं। फिर? देवराज चौहान ने उसे देखा। सामने मेरा कैबिन है, वहीं बैठते हैं। देवराज चौहान कंधे उचकाकर रह गया। एक तरफ बने कैबिन का दरवाजा धकेलकर पहले पठानिया फिर देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गए। यह छोटा सा किंतु खूबसूरत केबिन था। टेबल के पार पठानिया बैठते हुए एकाएक मुस्कुराया, फिर कह उठा, बैठो। सिगरेट होठों में फंसाए देवराज चौहान बैठा और कश लिया। क्या लोगे? बियर, विस्की? कुछ भी नहीं। देवराज चौहान अब पठानिया की आंखों में देख रहा था। पठानिया बिना किसी भूमिका के कह उठा, तुम्हारा भेजा ब्रीफकेस मुझे मिल गया था। मुझे भी तुम्हारे भेजे आदमी मिल गए थे। मैंने सोचा ब्रीफकेस की तुम्हें जरूरत होगी, इसलिए वापस लौटा दिया। देवराज चौहान ने सादे स्वर में कहकर सिगरेट का कश लिया और उसे ऐश ट्रे में डाल दिया। पठानिया ने हौले से सिर हिलाया और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? 5वें को सलामत वापस भेजने का। वह गनमैन बनकर वहां मौजूद नहीं था, मात्र ड्राइवर की हैसियत से था। ऐसे में उसे शूट करने का क्या फायदा? पठानिया एकाएक देवराज चौहान की आंखों में देखने लगा। वे चारों मेरे बेहतरीन लड़ाके थे होंगे, लेकिन मैंने उन्हें लड़ने का मौका ही नहीं दिया। देवराज चौहान के स्वर में सख्ती छा गई। मेरी निगाह में वह बेवकूफ है जो दुश्मन को रिवॉल्वर की जद में लेकर भी वक्त बर्बाद करने पर तुला रहे। उन्होंने मुझे और मेरे साथी को अच्छी तरह घेर लिया था। इस पर भी शूट करने में उन्होंने देर लगा दी। पठानिया ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। देवराज चौहान की निगाहों में हल्की सी सख्ती उभरी। तुमने अपने आदमी मेरे पीछे क्यों भेजे? अपना ब्रीफकेस वापस लेने के लिए, क्योंकि वह भी मेरा था और बीच में मौजूद रकम में से 2 लाख भी मेरी थी, जो तुमने पत्ते लगाकर जीती थी। इस तरह हारना मुझे पसंद नहीं है। पत्ते तो तुम भी लगा रहे थे, तुमने ही मुझे मजबूर किया कि मैं भी पत्ते लगाऊं। शायद ऐसा ही हो। छोड़ो इन बातों को, यह तो कल की बात हो गई। और वह लोग मुझे शूट करने की चेष्टा कर रहे थे। अवश्य कर रहे थे, उन्हें ऐसा करने को मैंने ही कहा था, पठानिया ने सामान्य स्वर में कहा। क्यों? क्योंकि कल मुझे तुम पर काफी गुस्सा आया हुआ था। और आज गुस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि कल का मामला कल ही निपट गया। जो होना था हो गया। मेरी आदत है कि जहां तक हो सके किसी भी मामले को लंबा ना जाने दूं। मैंने तुम्हारे पीछे आदमी भेजे, वह कामयाब नहीं हो सके, तुम कामयाब हो गए। बात खत्म। पठानिया ने कंधे उचकाए। देवराज चौहान होठ भींचकर पठानिया को देखने लगा। तुम हो कौन? आखिरकार पठानिया ने खामोशी तोड़ी। मैं कोई भी हूं, तुम्हें इससे क्या है? नहीं तो वास्ता हो जाएगा। अपने बारे में बताओ। मैं नहीं बताना चाहता, देवराज चौहान ने भिजे होठों से स्पष्ट कहा। पठानिया के भी होठों में क्रोध से भरा खिंचाव आ गया। बताने में ऐतराज ही क्या है? पूछने की, जानने की जरूरत ही क्या है? देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। पठानिया चंद पल खामोश रहा, फिर कह उठा, तुम कल बेहद खूबसूरती के साथ पत्ते लगाकर खेले, मुझे महसूस भी नहीं होने दिया। मेरे आदमी ने बताया कि तुमने कैसे मेरे आदमियों को शूट किया।
जो अंदाज उसने बताया उससे जाहिर होता है कि तुम मात्र ताश खेलने वाले या छोटे मोटे बदमाश नहीं बल्कि कुछ और भी हो, वरना एक साथ 4 को उड़ाकर रख देना, 4 से खुद को बचाना मामूली काम नहीं, जबकि रिवॉल्वरें तुम पर तनी हो। मेरे लिए यह सब बातें मामूली है। यह बात मुझे महसूस हो चुकी है कि मौत के यह खेल तुम्हारे लिए बेहद मामूली है। तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि असल में तुम कौन हो। पठानिया की आवाज में ठहराव था। कल तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम इस तरफ आने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, परंतु तुम आज फिर बेखौफ यहाँ घूम रहे हो और तुम्हें मेरा जरा भी डर नहीं। अब यह तो मैं मान ही नहीं सकता कि तुम मेरे बारे में ना जानते हो कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। और मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो, क्या करते हो। इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि काफी हौसलामंद हो। देवराज चौहान उसे एकटक देख रहा था। डाबर और बागले साहब को जानते हो? जब से इस शहर में आया हूँ तब से थोड़ा बहुत सुना है इनके बारे में, और मेरे ख्याल में वह थोड़ा बहुत उनके बारे में जानने के लिए काफ़ी होगा। हाँ, यह नाइट रेस्टोरेंट भी बागले और डाबर साहब की मिल्कियत है। होगी। तुम हौसलामंद और बहादुर हो, ऐसे की हम कदर करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसा इंसान हमारे साथ काम करे, इसलिए तुम्हारे बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ ताकि बागले और डाबर साहब से तुम्हारे बारे में बात कर सकूँ। यूँ भी हमें इन दिनों तुम जैसे आदमी की ज़रूरत है। कल से आर्म्स रूम का इस्तेमाल शुरू हो रहा है। वहाँ का चार्ज हम तुम्हारे हाथों में देना चाहते हैं। मेरे सिर पर कामों का बहुत बोझ है, इस काम को मैं नहीं संभाल सकता। नए आदमी को एकदम इतने बड़े कैश का काम नहीं सौंपा जाता। कैश का काम नहीं सौंपा जाएगा तुम्हें, बल्कि वहाँ की सिक्योरिटी तुम्हारे हवाले की जाएगी। सुरक्षा के सारे कामकाज तुम्हारी देखरेख में होंगे। पठानिया का स्वर गंभीर था। देवराज चौहान खामोश हो गया, बोला कुछ नहीं। पठानिया उसके कुछ कहने का इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी लंबी खामोशी देखकर पठानिया को ही बोलना पड़ा। क्या सोच रहे हो? देवराज चौहान ने निगाहें उठाकर पठानिया को देखा। लोगों के पैसे की सुरक्षा करते करते मेरा ही ईमान बिगड़ गया तो? देवराज चौहान मुस्कुराया। अगर ऐसा हुआ तो? पठानिया के होठों पर मुस्कान उभरी। हम संभाल लेंगे। ऐसे लोगों को संभालना हमें आता है। हम लोग एक हद तक ही किसी को छूट देते हैं। देवराज चौहान ने कंधे उचकाए। बोलो, मंजूर है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। कितना? देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले बता दूंगा। ठीक है, मैं इसी केबिन में बैठा तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। पठानिया ने सिर हिलाकर कहा। अच्छी तरह सोच लेना, हमारे साथ काम करके ऐश करोगे, बहुत दौलत इकट्ठी कर लोगे। हमारे पास सिर्फ यही काम नहीं है, दौलत कमाने के लिए और भी बहुत काम है, परंतु सामने वाले की काबिलियत को देखकर ही उसके सुपुर्द काम करते हैं। अगर हमें तुम्हारी काबिलियत ज़्यादा लगी तो तुम्हें उसी के मुताबिक बड़ा काम भी दे दिया जाएगा। यूँ समझो कि मैं दौलत कमाने की पहली सीढ़ी तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम हाँ करते हो या ना। देवराज चौहान सिर हिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला। कम से कम अपना नाम तो बता दो। पठानिया का स्वर उसके कानों में पड़ा। देवराज चौहान ठिठका, सोचा, फिर बोला, मुझे ठक्कर बाबा कहते हैं। ठक्कर बाबा? हाँ, कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकल गया। उसके बाद देवराज चौहान होठों में सिगरेट फंसाए दोनों हाथ जेबों में डाले जुआ घर की टेबलों के बीच टहलता रहा। चेहरे पर सोच के भाव थे। उसके मस्तिष्क में पठानिया की बात घूम रही थी। जहां उसने लूटने का प्रोग्राम बनाया था उसे वहीं का सिक्योरिटी चीफ नियुक्त किया जा रहा था। ऑफर बुरी नहीं थी। ऐसी स्थिति में सब कुछ उसके सामने होगा और उसकी लूट बेहद आसान हो जाएगी। हालांकि वहां पर नौकरी कर लेने के पश्चात लूट करना दगाबाजी होगी, परंतु पठानिया के सामने यह बात भी साफ हो गई थी। उसने कहा था कि अगर उसकी ही नीयत बदल गई तो पठानिया का जवाब था, ऐसा कुछ होने पर ऐसे लोगों को संभालना उसे आता है। संभालना आता है तो ठीक है, संभालता रहे। देवराज चौहान ने अगले कदम के बारे में निर्णय कर लिया। वह चाहता तो उसी समय पठानिया को अपना फैसला सुना सकता था, परंतु जानबूझकर उसने वक्त की मांग कर ली थी। देवराज चौहान लंबी टेबल पर जा बैठा और वेटर से कहकर बियर का मग मंगवाया और धीरे धीरे घूंट भरने लगा। देवराज चौहान ऐसे खूबसूरत मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, जो कि खुद ब खुद ही उसके पांव में आ गिरा था। परंतु अभी इस काम में सावधानी की काफ़ी ज़रूरत थी। पठानिया से उसने बात करनी थी, इस तरह कि उसे किसी तरह का शक ना हो सके और ना ही उसे यह महसूस हो सके कि यह काम करने में उसकी भी दिलचस्पी है।
जाहिर है बागले और डाबर से भी उसका सामना होगा। जाहिर था कि अभी सतर्कता की कई सीढ़ियां उसने तय करनी थी। बियर के 2 मग समाप्त किए। वेटर को बुलाकर देवराज चौहान बिल पे करने लगा तो उसे यह कहकर मना कर दिया कि पठानिया साहब का हुक्म है कि आपसे किसी भी चीज़ का बिल न लिया जाए। देवराज चौहान ने दोबारा बिल देने की कोशिश नहीं की। उसके बाद ना ही उसने बियर मंगवाई। वह अपनी ही सोचों में व्यस्त था। फिर करीब घंटे भर बाद वह टेबल से उठा। उस समय रात के 12:30 बज रहे थे। वह सीधा पठानिया के केबिन में पहुंचा। पठानिया वहीं मौजूद था और उसे देखकर मुस्कुराया। आओ बैठो ठक्कर साहब। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठा और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। सोच लिया? फैसला कर लिया? पठानिया की खोजपूर्ण निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।